नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी। नारी वैसे हम हर शनिवार को शाम 6 बजे टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन जाते साल में हमने बहुत कोशिश की कि हम 31 तारीख को ही रखें, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि हमें एक दिन पहले करना पड़ रहा है और सबकी अपनी व्यस्तता है। हमारे पैनलिस्ट को हमने कोशिश की कि नॉन पॉलिटिकल पैनल हो और वो लोग हमारे साथ जुड़े जो अलग अलग सेक्टर से हैं। तो हमारे साथ चारू गुप्ता जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर अनुपमा जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर भी हैं और मिसेज इंडिया रह चुकी हैं। हमारे साथ सारा इस्माइल हैं जो यूथ हैं, स्टूडेंट हैं। हमारे साथ चेतना अग्रवाल जी हैं जो खुद एक उद्यमी हैं। सभी का स्वागत है। और मैं अनुपमा जी आपके पास आना चाहूँगा। 2022 में बहुत सारी चीज़ें देखी, कुछ खोया कुछ पाया, हर बार ही होता है ये, लेकिन 2023 को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, खासकर महिलाओं के लिए, कि 2022 में ये सब चीजें रही हैं वो बेहतर तरीके से लागू हो बने और जो कुछ देखा काश वैसा ना हो। 2022 में सबसे ज़्यादा घटनाएं जो हुई है महिला सुरक्षा को लेकर ही हुई हैं। जो भी मतलब राजस्थान जिसमें कि देश में नंबर 1 आया, और जबकि वादे और बोला बहुत कुछ जाता है महिला सुरक्षा को लेकर कि हमने महिलाओं के लिए सखी सुरक्षा योजना चला रखी है, पुलिस चला रखी है, निर्भया स्क्वाड चला रखी है, डिफेंस ट्रेनिंग चला रखी है। इतना कुछ होने के बाद भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है महिला सुरक्षा को लेकर, और ये सिर्फ रूरल एरिया में नहीं है, अर्बन एरियाज में भी है। तो महिला चाहे वो 6 महीने की छोटी सी बच्ची हो या 80 साल की वृद्धा हो, मतलब ऐसे ऐसे केस देखे गए हैं जहाँ पे 80 साल की वृद्धा का भी रेप करके उसके उस कड़े तक उसके चुरा लिए गए हैं। तो बहुत ही विभत्स घटनाएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे सरकार कोई भी हो, मानवता के नाते और देश की आधी आबादी के नाते महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं दे सकते तो हम कैसे एक विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में आने के दावे कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हम कई बार ये बात कहते भी हैं कि महिलाएं अक्सर ये कहती हैं कि वर्षों से महिला की बात की जाती है कि हम नारी को पूजते हैं, लक्ष्मी का रूप होता है, दुर्गा सरस्वती का रूप होता है, लेकिन महिला ये कहती है कि नहीं, हमें तो केवल महिला रहने दीजिए, लेकिन जो रेस्पेक्ट नजरिए और नजर से मिलना चाहिए सिर्फ वो मिलना चाहिए। तो मुझे भी उम्मीद है कि 2023 में तमाम चीजें बदलनी चाहिए। और वाकई जो घटनाएं देखते हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई नहीं चाहता कि अपने प्रदेश में, अपने देश में इस तरह की घटनाएं हों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दरिंदगी इस तरह की सामने आती हैं जो जिसके साथ गठित हुआ वो तो पीड़ित होता ही है, लेकिन पूरा समाज झकझोर करके रख देता उसको एक घटना से ही। तो चले, मैं चेतना जी आपके पास आना चाहूंगा। और 2000 मैं रिपोर्ट्स कुछ पढ़ रहा था सर्वे की, उसमें यह था कि पेंडेमिक जब रहा उस दरमियान महिलाओं ने बहुत कुछ साबित किया। कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने रोजगार के अवसर उसी में ढूंढे, आपदा में अवसर जिसे कहते हैं हम, कि उसी में। और एक सर्वे यह भी कहता है कि जिन्हें जिम्मेदारी मिली महिलाओं ने, वो बेहतर तरीके से अपने को साबित भी किया। तो 2023 से क्या उम्मीदें हैं? 2022 कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा लड़कियों के लिए, उसमें एक फ़ायदा था कि विमेन को सबसे ज़्यादा घर को और ऑफिस को दोनों को एक साथ संभालने का जो प्रॉब्लम रहता है वो ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेटल हो गया। सो बेसिकली आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए अपने घर को भी संभाल पाते हैं और ईजिली अपना काम भी पूरा कर पाते हैं, क्योंकि फीमेल्स का EQ हमेशा हाई होता है, इमोशनल क्वेश्चन हमेशा हाई होता है, तो वो ज़्यादा बेटर लीडर्स बनते हैं। और अगर आपके पास में पूरा फोकस होता है, आप फोकस होकर काम कर पाते हैं, तो 2022 में वर्क फ्रॉम होम ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है सारे फीमेल्स को, आई थिंक। एंड 2023 में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो और भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं बट लैक करते हैं ड्यू टू कोविड और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, वो उस चीज़ पे फोकस करें और ज़्यादा। और वर्क फ्रॉम होम को थोड़ा सा अगर हम लोग नॉर्मलाइज कर दें फीमेल्स के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर 2023 में ऐसी कोई लॉ आती है जिसमें फीमेल्स कैन वर्क फ्रॉम होम, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज आई थिंक आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर ये पॉसिबल हो पाता है तो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हर कोई, ये तो पुरुषों ने क्या बिगाड़ा, वो भी कहेंगे हमें भी वर्क फ्रॉम होम ही कर दीजिए, हम भी कुछ संभाल लेंगे घर में रह करके। चलिए सारा आपके पास में आना चाहूंगा मैं। यूथ के भी चर्चा होती है कि 2000, देखिए कोई भी पर्व होता है, नया साल होता है, उसको लेकर के हम लोग कुछ आइडियाज भी डेवलप करते हैं और कुछ सोचते भी हैं कि हाँ ये होना चाहिए। किस तरह की चर्चा होती है कि 2023 को लेके?
2023 को लेकर 2023 के बारे में जो यूथ के अंदर सबसे बेसिक रहता है सोच के अंदर, वो पहली चीज़ आती है मेंटल हेल्थ के बारे में। एंड यूथ जो है आज का, वो मेंटल हेल्थ से कुछ ज़्यादा ही गुज़र रहा है। पेंडेमिक के बाद से और ज़्यादा चीज़ें सामने आने लगी, लोगों ने एक्नॉलेज करा, लोगों के डिप्रेशंस को एक्नॉलेज करा, मेंटल हेल्थ को एक्नॉलेज करा। और बस ये उम्मीद सी है कि 2023 के अंदर जो हम चीज़ों को दबा रहे हैं, यूथ जो है अपने अंदर चीज़ों को दबा रहा है, मेंटल हेल्थ जो है उनकी वो सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो और बेटर होगी। एंड इन फीमेल्स जब हम बात करते हैं तो गर्ल्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है, दे डू नॉट एक्सप्रेस मच। सो वो वाली जो टेंडेंसीज़ हैं, आई होप दोज पीपल स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, उन टेंडेंसीज से रिलेटेड, और यहाँ पे हम बेटरमेंट करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि क्योंकि मेरे को भी बड़ी चिंता है इस बात का, हम सभी लोगों को होगा कि पिछले दिनों हमने जब चर्चा भी की कि जो भारत का भविष्य जिन पर हम निगाहें टिकाए बैठे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, वो एक अलग तरह के डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों से बाहर निकाला जाना चाहिए, पॉलिसियां आए या फिर उन्हें इस तरह की दोस्तों के साथ में कंपनियां मिलें या फिर उन्हें चर्चा हो। ये बड़ी एक चुनौती है इस वक्त हमारे सामने, दुनिया के सामने भी है, क्योंकि कुछ तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, बच्चा देखता है कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा। बड़ी चिंता की बात ही होती है हमारे स्टूडेंट्स को लेके, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। वो बड़ी एक चिंता की बात होती है। चारू जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप सोशल सेक्टर में काफी काम कर रही हैं और ये बात सही है कि सिक्योरिटी जो है वो महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है और उम्मीद भी करती हैं। ये सवाल आपसे इस वजह से है कि क्योंकि आप भी उस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और एक योजना जो गवर्नमेंट के, जिस पर अनुपमा जी ने सवाल भी खड़े किए, आप खुद भी उसे हैंडल करती हैं। तो क्या वास्तव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकारों को दूर करनी चाहिए, खासकर महिला सुरक्षा को लेके? देखिए, अनुपमा जी ने सवाल जरूर खड़े किए और चूंकि ये उस परिधि से बाहर है तो इनका सवाल करना जायज है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा इन हूँ। तो मुझको ये पता है कि सरकार अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रही है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, उनको न्याय मिले, और ये मैं तो मानती हूँ कि सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल सेक्टर के अंदर भी लोगों में एक जागृति उत्पन्न हुई है, इसलिए हमारे पास केसेस ज़्यादा हैं। और जो इस तरह की योजनाएं हैं, चाहे वो महिला सलाह सुरक्षा केंद्र हो, चाहे वन स्टॉप सेंटर हो, चाहे वुमेन हेल्पलाइन हो, इसी की वजह से महिलाएं आज काफ़ी कुछ अपने आप में आत्मविश्वास रखती हैं। रात के 9 बजे बाद भी कहीं बाहर जाना हो काम के लिए तो जा सकती हैं और उनमें एक सिक्योरिटी की भावना है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं उसकी जो विकृति है वो कहीं ना कहीं, मेरा मानना है कि चूंकि पॉर्न साइट्स और सोशल साइट्स कुछ इस तरह की है जिनको कि हम रोक नहीं पा रहे हैं, उनके आगे हम बेबस हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक विकृतियां ला देती है। और यही कारण है कि जैसा अनुपमा जी ने कहा कि 6 साल की बच्ची हो या 80 साल की वृद्धा हो, कहीं पे भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। तो उसके लिए सरकार को दोषी दिया जाना मैं उचित नहीं समझती। उसके लिए हम सबको मिलकर के अपना आस पड़ोस, अपना माहौल, अपना सोशल जो भी समाज है, हम लोगों को, महिलाओं को स्पेशली आगे आना होगा उसके अंदर, और एक कुछ अपने बच्चों को भी, अपने लड़कों को भी कुछ इस तरीके की एक शिक्षा देनी होगी कि वो जो इस तरह की घटनाएं हैं वो समाज में तभी रुक पाएगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता होगी और उसमें जब तक, यानी कि कोई भी बीमारी अगर उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो वो कभी भी बाहर निकल सकती है। और जाहिल किस्म के लोग और मानसिक विकृति जो महिलाओं के प्रति रखते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने भी कानून सख्त बना दीजिए, निर्भया के बाद में, केस के बाद में काफी सख्त कानून हुआ, खासकर रेप केसेज में, और महिला उत्पीड़न की डेफिनेशन को भी बदल दिया गया। उसके बाद से डोमेस्टिक वायलेंस की जो स्थितियां हैं उन्हें भी बदला गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। वो क्यों? कि गवर्नमेंट से रूल्स बना सकते हैं, अगर किसी ने घटना को कारित किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो तभी संभव है जब आपका नजरिया बदलेगा। चलिए, मैं अनुपमा जी वापस आपके पास आना चाहूंगा। यूं तो देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत कुछ अचीव किया 2022 में महिलाओं ने। कई ऐसे राइट्स हैं जो मिले। अब डॉक्टर हैं, महिला को अबॉर्शन का एक जो पीरियड था उसका राइट मिला, बच्चों को उपनाम मिला, महिला के साथ भी जोड़ा जा सकता है। और क्रिकेट को लेकर के, जिसको मैं अक्सर सुनता था, क्योंकि नारी जो प्रोग्राम हमारा चलता है, अगर स्पोर्ट्स को लेकर के मैं बात करता तो कहते थे कि देखिए हर जगह
पुरुष मेंटेलिटी जो है वो दिख जाती है कि कहाँ फीस बराबर मिलती है। ये एक बड़ा कदम मैं कहूंगा कि क्रिकेट में महिलाओं को भी वही फीस मिलेगी जो पुरुष यानी कि मेल जो टीम है उसको मिलती है। तो कुछ अचीव किया है लेकिन कुछ बाकी है, वो किस तरह के अचीवमेंट के रूप में 2023 में देखना चाहते हैं आप? वैसे ये बहुत ही मतलब जैसे ही क्रिकेट के अंदर ये बराबरी की बात है, एकदम इक्वालिटी आ गई है कि महिला पुरुष क्रिकेटर्स को समान वेतन या जो भी फी मिलेगी। तो इसी तरीके से वर्क प्लेस के अंदर भी जहां महिलाएं और पुरुष काम करते हैं वहां पे महिलाओं को समान वेतन समान कार्य का मिले। उनको जो देखा जाता है कि अधिकतर टीम्स के अंदर कॉर्पोरेट्स के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो अधिकतर पुरुष ही होते हैं। तो कब महिलाओं को भी वो लीड करने का, और सेम वे में जैसे पॉलिटिकल अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ती 33% महिलाओं के लिए, फिर भी जो है महिलाएं आगे नहीं आती पॉलिटिक्स के अंदर। तो जब तक हम समाज की जो मुख्य धारा आगे नहीं आ पा रहा हाँ, तो जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी पॉलिटिक्स के अंदर जहां से कि हम चीजों पे काम कर सकते हैं, डायरेक्टली हम स्कीम्स बना सकते हैं या लोगों को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकते हैं, तो वहां एक लीडरशिप के उसके अंदर अगर महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी और वो विलिंगली होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार बना रही है रूल और महिलाएं को जबरदस्ती पकड़ के ला रहा, ऐसा नहीं होगा। वही जो मानसिकता की बात है कि महिलाएं भी पॉलिटिक्स के अंदर आगे आए और एक मेन रोल प्ले करें, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो क्राइम है ना वो भी काफी हद तक कंट्रोल होगा अगर जो विमेन लीडर है ना वो आगे आती हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई बार ये चर्चा होती है जब कहा जाता है कि देश में 2 राष्ट्रपति, कई राज्यों की महिला मुख्यमंत्री, देश में प्रधानमंत्री महिला रही है, लेकिन फिर भी महिलाओं की ये डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये कहा जाता है कि एक उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं, लेकिन एक महिला राष्ट्रपति बन जाए उससे हम कहें कि महिलाओं के प्रति नजरिया या फिर महिलाओं की तरक्की एक पैरामीटर हो जाए, वो संभव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि द्रौपदी मुर्मू जी जिस समुदाय समाज से आती हैं वहां की पूरे ही समाज को बदल दिया जाएगा, वैसा नहीं हो सकता। वो तभी होगा कि जब समुचित रूप से एक समग्र रूप से आप उनके विकास की नहीं कल्पना करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक नहीं हो सकता। चलिए मैं चेतना आपके पास में आना चाहूंगा। एक हमारी इक्वलिटी की बात हो रही है, आप खुद भी एक उद्यमी हैं, कभी ऐसा महसूस होता है कि घर में या फिर इंडस्ट्रीज में या कहीं पे भी आप जाते हैं कि इक्वलिटी की बात आती है कि अच्छा पुरुष है और महिला को अंडर एस्टिमेट किया जाता हो कि यार ये नहीं कर पाएंगी, ऐसा लगता है कभी? या फिर जिसको जो चांस मिलता है वो करता है, ये कहीं पे इंडस्ट्रीज में नहीं होता है, ये बाहर चाहे होता होगा कहीं पे? अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो अगर हम वेल एजुकेटेड जो वेल मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं अगर हम वहाँ करें तो ग्लास सीलिंग होता है, वो सबको पता है, क्योंकि ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि आप एक पोजीशन के बाद में ऊपर नहीं बढ़ पाते क्योंकि मेल्स को वहाँ पे पोजीशन दिया जाता है। सो विच इज़ ट्रू अगर मतलब हम बात करें तो, बट मैंने पर्सनली कभी ये सब इसलिए फील नहीं किया क्योंकि बीइंग इनटू बिजनेस जब खुद ही आप ओनर हैं तो आप जैसा कल्चर डेवलप करेंगे वैसा कल्चर क्रिएट होता है। आज मतलब अगर मेरी फर्म में बहुत सारी फीमेल्स आएंगे तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा, और हम रिक्रूटमेंट में भी कोशिश करते हैं कि हम मेजरली फीमेल्स को लें। तो अगर हमारा थॉट प्रोसेस ओपन ही नहीं होगा, अगर हमारा माइंडसेट ओपन नहीं होगा और हमारा कल्चर वैसा बनेगा ही नहीं शुरुआत से। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में अगर आपको सब कुछ इक्वालिटी के साथ सिखाया जाएगा, अगर एजुकेशन सिस्टम में सब आपको प्रॉपर्ली एजुकेट करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आज की जनरेशन ऐसी है जिसको समझ में नहीं आएगा कि इक्वालिटी क्या होती है। अगर आप ऐसी बात करें जहाँ पे बच्चे एजुकेट ही नहीं हो रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इस चीज़ में कि आप समझना कितना चाह रहे हैं और आपको समझ में कितना आता है। अगर आप घर पे जो देखेंगे वही होगा। तो मैंने पर्सनली अपने घर पे कभी भी कोई इनइक्वालिटी नहीं देखी है, ना अपने इन लॉज के घर पे देखी है। तो जब तक वो कल्चर ही डेवलप नहीं होगा, जब तक मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, मैं ऐसा कुछ फील नहीं कर सकती। और ये कल्चर बनाने वाले हम ही लोग हैं आपस में। तो अगर हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को, नॉट ओनली गर्ल्स कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए, तुम्हें सब कुछ करना चाहिए, इंस्टेड बॉयज़ को कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा होगा कि ग्लास सीलिंग वाला प्रॉब्लम नहीं जाएगा या फिर फीमेल्स को अजीब सा फील होगा। अभी मुझे तो नहीं होता और मैं नहीं सोचती कि किसी और को होना चाहिए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी की बात कहीं से नहीं निकलती, आपके घर से निकलती है और ये मेंटेलिटी बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं पेरेंट्स से कई बार बात करता हूं तो वो कहते हैं कि देखिए साहब,
बच्चियां हैं उनको लेके जिस तरह की घटनाएं होती हैं उसको लेके चिंतित होना लाजमी है। जायज भी है वो बातें कि ऐसा माहौल बने तो कौन किसकी परवाह करता है। बच्चियां विदेश नहीं जाती हैं, कमाने के लिए जाती हैं, जॉब्स करती हैं, हमें तो मालूम भी नहीं होता है क्या फॉर्म भरा है और बताते हैं कि मेरा जॉब लग गया। तो ये बच्चे खुद उड़ान भर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी जब स्थितियां बनती हैं तो बड़ी बात अलग होती है कि वो एक चिंता का कारण होता है, बाकी किसी को कोई कारण नहीं है कि हम बच्चों में इस तरह का भेद करें। चारू जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक बार जेंडर इक्वलिटी की बात आती है तो 2023 में ये तस्वीर कुछ बदलेगी या कुछ सोच बदलती है अभी? देखिए, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आए हैं और हम ये मान के चलते हैं कि 2023 महिलाओं के लिए और आगे अच्छा वरदान साबित होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कोविड के दौरान, जैसे अभी इन्होंने भी बोला कि कुछ महिलाएं घर भी बैठ गई अपना काम छोड़ करके, उनको जॉब नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ ना कुछ अपना ऐसा क्रिएटिव किया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कुछ ना कुछ अपना रोजगार किया, अपनी नई इंडस्ट्रीज डेवलप की, अपना नया सेल्फ एम्प्लॉयड हुई, नया उद्यम किया। और इसके अलावा गवर्नमेंट की कैसी स्कीम्स भी आई हैं कि जो वर्क एट होम पे भी वो काम कर सकती है। जैसे जागृति वर्क एट होम राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसमें महिलाएं अपने को इनरोल कर सकती हैं और कंपनीज उनको प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली देती है। तो इस तरह की चीजें आई हैं। और जहां तक इक्वलिटी की बात है तो बहुत चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस न केवल शहर के अंदर है, मैं तो कहती हूँ कि गाँवों के अंदर भी है। तभी हम देखते हैं कि गाँवों की बेटियां भी जो है वो आगे निकल करके आ रही है। बिल्कुल। सारा, आपके पास में आना चाहूंगा। जेंडर इक्वलिटी की बात कई बार उठती है और यूथ के बीच में कोई चर्चा होती है कि वहां कहीं दिखती है ये बातें कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, ये काम कर सकता है, ये नहीं कर सकती, ऐसी कई बातें आती हैं? काफ़ी इंस्टेंस होते हैं जहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ है कि अच्छा बेंच उठानी है, तुम मत उठाओ, किसी लड़के को बोल दो वो उठा देगा। तो ये वाले जो हम कैटेगराइज करते हैं ये तो ऑब्वियसली आता है। हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करी होंगी हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज अ पार्ट ऑफ यूथ। सो उसमें हमको समझ में ये चीज़ आई, एक बहुत डिबेट का मामला उठा कि लड़कियां फिजिकली वीकर होती हैं, तो उसके ऊपर मैंने अग्री करा। बट बाद में जब उस चीज़ को हमने मोल्ड करके देखा तो समझ में आया कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं सिंस आवर चाइल्डहुड, हम लड़कों को एक पर्टिकुलर टाइप के काम देते हैं और लड़कियों को एक पर्टिकुलर टाइप के काम देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेंथ वाला साइड होता है वो डेवलप भी नहीं होता। तो देखा जाए तो हमारा जो डिफरेंसेस हैं, जो हम डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं वो बचपन से ही कर देते हैं। चाहे कितना ही कोई बोले कि इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है, बट देयर इज नो इक्वालिटी until and unless you can give the same work to the girl as you're giving it to the boy and same other way round। तो उस सेंस में देखा जाए तो इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है जी। 2023 में यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेके या फिर कुछ दूसरी चीजों की किस तरह की चर्चा है कि हाँ हम लोग ये देखना चाहते हैं? एम्प्लॉयमेंट को देख के तो एक गाइडलाइन थी, विशाखा गाइडलाइन, तो उसके अंदर विमेन एट वर्क प्लेस को एक सिक्योर इन्वायरमेंट देने की कोशिश करी गई। और ये जो गाइडलाइन है इसके थ्रू हम बस ये इंश्योर करना चाहते हैं, जैसे अभी आप सभी ने बात करी कि जो लॉज होते हैं, सरकार लॉज बनाती है, वो बस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वीकर रह जाता है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है अगर वो और स्ट्रॉन्ग होगा, तो जैसे पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है, पेरेंट्स को थोड़ा डर लगता है, घबराहट होती है कि नहीं अच्छा जॉब करनी है, करो। पेरेंट्स आर ओपन माइंडेड, दे वांट देयर चाइल्ड टू ग्रो, सो दे आस्क देम कि आप जॉब करो लेकिन आप लेट नाइट तक वर्क मत करो क्योंकि सेफ नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अच्छा आप किस इन्वायरमेंट में वर्क करने जा रहे हो, वो ठीक है कि नहीं है, पेरेंट्स के दिमाग में 10 क्वेश्चंस रहते हैं और आई डोंट थिंक दे आर टू ब्लेम फॉर दैट। बट जो लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा अच्छे से हो, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर इक्वली लेने भी जाए तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ लेने में हिचक ना हो। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद भी करूंगा कि 2023 जो है वो जेंडर इक्वलिटी और उसी पे आधारित हो। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको लेके अभी मैं देख रहा हूं कि तस्वीरें आप लोकसभा या राज्यों की विधानसभा की आप देख रहे होंगे। ऐसा क्या है कि जो पुरुष मुख्यमंत्री कहीं पे हैं वो कर पा रहे हैं, महिला ने नहीं किया, या कहें कि मिनिस्टर जिसको बना दिया, यूनियन गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट में हो, जो पुरुष मिनिस्टर कर रहा है वो महिला नहीं कर पाती है। ये हमारी एक सोच है जिससे बाहर निकलना होगा और
33% जो आरक्षण की बात की जाती है लंबे समय से, डॉक्टर अनुपमा ने ये बात कही भी कि देखिए जब तक विधायिका में वो दायित्व तो महिलाओं को नहीं मिलेगा, वो संख्या बल नहीं दिखेगा, तब तक सारी चीजें ऐसे ही नजरअंदाज हो जाएंगी। क्योंकि जब आप पॉलिसी मेकर बनेंगे तो तमाम चीजें ध्यान होंगी, डिस्कशन होगा, आपका एक वजूद होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 इसी तरह से महिलाओं को लेकर कुछ खुशहाली दे, और जिसको लेकर के हर परिवार, हर घर, हर मोहल्ले में चिंता है वो है ह्यूमन सेफ्टी की। उसको लेकर के भी थोड़ा सा गौर किया जाना चाहिए। नियम कायदे बहुत बने हुए हैं, लेकिन उसका एक पैगाम हो, और उसके साथ साथ अगर कहीं सख्त रवैया आपको इख्तियार करना हो तो जरूर करिए, लेकिन ये खत्म होना चाहिए। डर अगर नहीं निकलेगा तो मुझे लगता है कि वो चिंताएं बनी रहेंगी। 2022 से हमें बहुत कुछ सीखा है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि 23 में हम चाहेंगे कि वो जरूर चलती रहें, कुछ ऐसी हैं जिसको लेकर के हम चाहेंगे 2023 में देखना नहीं चाहते और ना बर्दाश्त करना चाहते हैं। ये नहीं होनी चाहिए, जो हमारे डिस्कशन में चीजें निकल के आई हैं। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को शुभकामनाएं नए साल की। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।